हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। मैं राहुल चौहान आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए दोस्तों जीके की सीरीज चला रहे हैं। और सबसे पहले हमने जो टॉपिक उठाया दोस्तों वो उठाया है प्राचीन भारत के इतिहास से। और आज प्राचीन भारत के इतिहास का दोस्तों पार्ट सेकंड होने वाला है दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको पेपर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता हो जाती है आपके एग्जाम की दृष्टि से। प्राचीन भारत के इतिहास का दोस्तों पहला वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पर पहला वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। आज जो है दोस्तों हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की सेकंड क्लास है। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन, जिसमें हम देखने वाले हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप एमसीक्यू। जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से बनते हैं दोस्तों, वो सभी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है दोस्तों, और वीडियो को बिना स्किप करे हुए आपको वीडियो पूरी देखनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन। दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया था? ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है दोस्तों। ये प्रश्न आपको बहुत ही बार एसएससी दोस्तों हो गया, आपके रेलवेज हो गया, आपके एमपी पेपर ने भी इस प्रश्न को पूछा है दोस्तों। तो क्या है आपके सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, ग्रिड पद्धति। दोस्तों अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड हो जाता है दोस्तों आपका 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। बहुत बार आपसे टाइम भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि बताइए सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों सिंधु सभ्यता की, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, तो उसका टाइम पीरियड हो जाता है दोस्तों 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। अगर हम बात करें दोस्तों सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता कैसी दोस्तों, एक शहरी सभ्यता थी। कैसी दोस्तों, अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की, तो वो एक शहरी सभ्यता के अंतर्गत इसे रखा जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें, इसे काशी युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी दोस्तों, क्योंकि यहाँ के घर जो थे दोस्तों बहुत ही पक्के देखने को मिले दोस्तों। यहाँ पर क्या, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया दोस्तों, और शहरों जैसे यहाँ पर मकान आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो पहली सभ्यता अगर हम बात करें शहरी सभ्यता की, तो वो हो जाती है हमारी सिंधु सभ्यता, या फिर इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। और अगर बात करें दोस्तों सिंधु सभ्यता को किस युगीन सभ्यता में रखा जा सकता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, कांस्य युगीन सभ्यता। और अगर टाइम पीरियड की बात करें, तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व आपको इसका टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की, तो उसमें दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी इमारत आपको पक्की पक्की इमारतें देखने को मिली दोस्तों। अगर हम बात करें सबसे बड़ी इमारत की, तो वो हो जाता है हमारा क्या, स्नानागार, जो कहाँ है दोस्तों आपके मोहनजोदड़ो में। अगर बात करें दोस्तों सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों, ये सबसे बड़ा स्थल हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़े स्थल की बात करें दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो हो जाता है। लेकिन अगर भारत में सबसे बड़े स्थल की बात करें दोस्तों, तो वो हो जाता है हमारा क्या, राखी गढ़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम भारत में बात करें, तो भारत में सबसे बड़ा स्थल की बात करें दोस्तों, तो वो हो जाएगा हमारा राखी गढ़ी। लेकिन अगर बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़े स्थल की बात करें, तो वो हो जाता है मोहनजोदड़ो। अब दोस्तों मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें स्थिति की, तो वो दोस्तों पाकिस्तान में है दोस्तों। कहाँ, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपको मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। अगर भारत में सबसे बड़े नगर की बात करें दोस्तों, तो वो हो जाता है हमारा राखी गढ़ी। आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है आपके सिंध नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है आपके लिए वो है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी। तो अगर बात करें दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी दोस्तों, वो कृषि प्लस कृषि और पशुपालन। क्या दोस्तों, कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी दोस्तों। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की, तो कृषि की बात करें दोस्तों, तो मुख्य फसल हो जाती है आपकी क्या, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ जो दोस्तों सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल हो जाती है। अगर दोस्तों हम बात करें, तो कपास, क्या सिंधु सभ्यता के लोगों ने दोस्तों सबसे पहले किसकी खेती की दोस्तों, तो अगर हम बात करें कपास की खेती सबसे पहले किसने करी, सिंधु सभ्यता के लोगों ने स्टार्ट करा दोस्तों। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, तो कपास का उत्खनन भी कौन करता था दोस्तों, कपास का उत्पादन भी कौन करता था, सिंधु सभ्यता के लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों जैसा कि आपको ऊपर ही जानकारी दी जा चुकी है दोस्तों, कि अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा
नगर क्या हो जाता है दोस्तों, सबसे बड़ा नगर जो हो जाता है दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो। और इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1922 में राखलदास बनर्जी ने। किसने की दोस्तों, राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई 1922 में दोस्तों, जो सबसे बड़ा नगर हो जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों मोहनजोदड़ो की स्थिति की, तो मैंने आपको बताया पाकिस्तान के सिंध प्रांत, कहाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपको मोहनजोदड़ो स्थित है दोस्तों। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो जो कि सबसे बड़ा इमारत हो जाता है। और मोहनजोदड़ो में दोस्तों सबसे बड़ा स्नानागार, क्या दोस्तों, स्नानागार जो कि सबसे बड़ी इमारत हो जाती है, वो भी कहाँ है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी यहीं से मिली दोस्तों। क्या, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है। अगर हम बात करें दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह की, जो कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों। अगर हम बात करें स्वास्तिक चिन्ह की, तो स्वास्तिक चिन्ह दोस्तों आपके हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। किसकी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता बोला जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था दोस्तों, वो क्या था आपका, वो दोस्तों आपका हड़प्पा ही था दोस्तों। हड़प्पा की खोज कब हुई दोस्तों, वर्ष 1921 में। कब दोस्तों, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज की अगर हम बात करें, तो वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज हुई दोस्तों। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और स्वास्तिक चिन्ह दोस्तों आपका हड़प्पा सभ्यता की ही देन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता डैश सत्तात्मक मानी जाती है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में किसको माना जाता था दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता जो हो जाती है दोस्तों आपकी मात्र सत्तात्मक मानी जाती है। क्या मानी जाती है, सिंधु सभ्यता आपकी मात्र सत्तात्मक मानी जाती है दोस्तों। अगर हम बात करें मात्र सत्तात्मक की, तो सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक होती थी। क्या होता था दोस्तों, सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सबसे ज्यादा आपको देखने को मिली है दोस्तों। इसीलिए इसकी सभ्यता कैसी मानी जाती है दोस्तों, मात्र सत्तात्मक मानी जाती है दोस्तों। और यहाँ पर जो स्त्री की मिट्टी की मूर्तियां, स्त्री की मिट्टी की मूर्तियां जो है दोस्तों, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में देखने को मिली है दोस्तों। स्त्रियों की मिट्टियों की बनाई गई मूर्तियां दोस्तों आपको अत्यधिक मात्रा में देखने को मिली हैं। इसलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता की जो सत्ता थी दोस्तों, वो मात्र सत्तात्मक थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के क्रमशः क्या थे। तो दोस्तों ये बहुत ही बार आपसे पूछा जाता है लोथल और सुतकोतदा के बारे में। तो ये सिंधु सभ्यता में दोस्तों क्या थे, ये एक बंदरगाह थे। क्या थे दोस्तों, बंदरगाह। लोथल दोस्तों, लोथल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लोथल अभी कहाँ स्थित हो जाता है, तो लोथल की बात करें दोस्तों तो गुजरात। लोथल की अगर बात करें दोस्तों, तो लोथल कहाँ हो जाएगा आपका, गुजरात में हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है आपके लिए, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर हम बात करें जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य आपको कहाँ से देखने को मिले हैं दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका आंसर क्या, कालीबंगन। कहाँ दोस्तों, कालीबंगन की। अगर हम बात करें दोस्तों कालीबंगन की, तो कालीबंगन दोस्तों अभी कहाँ स्थित है, आपके राजस्थान में। कहाँ दोस्तों, कालीबंगन की स्थिति अगर देखें दोस्तों, तो वो राजस्थान में हो जाते हैं। अगर हम बात करें घग्गर नदी के किनारे, कहाँ दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे। तो आपको ये जो मैं एडिशनल जानकारी देते जा रहा हूँ, इसे भी आपको साथ में नोट करते हुए चलना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। तो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग आपको कालीबंगन में देखने को मिला है दोस्तों। अगर हम बात करें कालीबंगन, जो कि राजस्थान में स्थित है, और किस नदी के किनारे पर है, तो घग्गर नदी के किनारे पर है। अगर बात करें दोस्तों कालीबंगन की, तो कालीबंगन की खोज किसने की थी दोस्तों, अमलानंद घोष ने। किसने दोस्तों, अमलानंद घोष ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई। अगर हम बात करें दोस्तों नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था दोस्तों कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज की, तो मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी दोस्तों। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर सिंधु सभ्यता का दोस्तों। अगर भारत में बात करें तो भारत में राखी गढ़ी, लेकिन अगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़े नगर की बात करें तो वो मोहनजोदड़ो हो जाता है दोस्तों, जिससे आपको कांस्य मूर्ति देखने को मिलेगी दोस्तों। अगर हम बात करें सबसे बड़ा स्नानागार भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो। और स्थिति दोस्तों पाकिस्तान के सिंध। स्थिति कहाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी और सिंधु सभ्यता के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे दोस्तों, वो सभी मैं इस एक छोटी सी वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। तो अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही हो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए,
हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता बोला जाता है दोस्तों। सिंधु सभ्यता में जो पहला स्थल खोजा गया वो आपका हड़प्पा, वो क्या था दोस्तों आपका हड़प्पा, जिसकी खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी, किसने दोस्तों? दयाराम साहनी द्वारा की गई, दयाराम साहनी द्वारा की गई। अगर हम बात करें दोस्तों हड़प्पा की, तो हड़प्पा आपके रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। किस नदी के किनारे पर दोस्तों? रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगर बात करें दोस्तों वर्तमान स्थिति की, तो ये पाकिस्तान में स्थित हो जाता है। कहाँ दोस्तों? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी डैश से प्राप्त होती है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है दोस्तों, वो हमें मिलती है पुरातात्विक उत्खनन द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? पुरातात्विक उत्खनन से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी दोस्तों, वो आपकी चित्रात्मक थी। क्या थी दोस्तों? चित्रात्मक थी दोस्तों। यहाँ पर मिट्टियों के ऊपर दोस्तों कुछ चित्र बने हुए आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इसकी अगर लिपि की बात करें तो उसे आप चित्रात्मक बोल सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कि ये लिपि दोस्तों दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, दाई से बाई ओर लिखी जाती थी दोस्तों, और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा चुका है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? तो दोस्तों सिंधु अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत दोस्तों कृषि। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों, जो निवासी थे, वो कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे दोस्तों। कृषि और पशुपालन पर सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी दोस्तों। अगर हम बात करें कृषि की, तो गेहूं और जौ, गेहूं और जौ आपकी मुख्य फसल हो जाती है दोस्तों। अगर बात करें पहली फसल, तो वो आपकी कपास। तो कपास को सबसे पहले उगाने का श्रेय भी किसको जाता है दोस्तों? तो कपास के उत्पादन का श्रेय भी सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाना जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 है आपके लिए, हड़प्पा सभ्यता डैश युगीन सभ्यता मानी जाती है? तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर ही बताया कि हड़प्पा सभ्यता आपकी कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 2400 से 1700, 2400 से 1700 ईसा पूर्व टाइम पीरियड माना जाता है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का, और इसे कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत रखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में आपको पशुपतिनाथ की आकृति आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो मुद्राएं होती थी दोस्तों, जो सिक्के होते थे दोस्तों, उसमें आपको पशुपतिनाथ की आपको मूर्ति देखने को मिलेगी दोस्तों, जिसमें हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा भी विराजमान हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं? हाथी, गैंडे, चीता और भैंसे भी उसमें विराजमान हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है? तो दोस्तों अगर हम बात करें उन्नत जल प्रणाली, तो उन्नत जल प्रणाली दोस्तों आपके हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा से आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों धौलावीरा के, तो धौलावीरा अभी वर्तमान में दोस्तों कहाँ स्थित हो जाता है? गुजरात में। कहाँ दोस्तों? धौलावीरा वर्तमान में कहाँ स्थित हो जाता है दोस्तों? गुजरात में। और अगर हम बात करें दोस्तों धौलावीरा की, तो यह लूनी नदी के किनारे पर बसा हुआ दोस्तों। किस नदी के किनारे पर? लूनी नदी के किनारे पर बसा हुआ दोस्तों। और अगर बात करें धौलावीरा की, तो इसके उत्खननकर्ता कौन थे दोस्तों? वो थे आपके जेपी जोशी जी। कौन थे दोस्तों? आपके जेपी जोशी जी ने धौलावीरा की खोज की थी दोस्तों। किसने? जेपी जोशी जी ने धौलावीरा की खोज की थी, जो आपके गुजरात में स्थित हो जाता है दोस्तों, और लूनी नदी के किनारे पर स्थित हो जाता है। और यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा? उन्नत जल प्रबंधन आपको देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाता है आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए? तो घोड़े के अवशेष की बात करें दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष आपको सुतकोतदा में देखने को मिलेंगे दोस्तों। कहाँ दोस्तों? सुतकोतदा में आपको देखने को मिलेंगे। तो सुतकोतदा एक क्या है दोस्तों? सुतकोतदा मैंने आपको ऊपर ही बताया क्या था, एक बंदरगाह। क्या था दोस्तों? एक बंदरगाह। लोथल प्लस सुतकोतदा, लोथल प्लस सुतकोतदा आपके किस में जाते हैं दोस्तों? बंदरगाह में आ जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला हो जाता है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? बहुत ही बार पूछा गया है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ या फिर मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आपसे पूछ लिया जाता है, और वो हो जाता है दोस्तों आपको क्या? मृतकों का टीला।
क्या हो जाता है दोस्तों, मृतकों का टीला। अगर हम बात करें दोस्तों मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो के से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा हुई थी दोस्तों। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की बात करें तो वो मोहनजोदड़ो हो जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें सबसे बड़े स्नानागार की, तो वो भी आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है दोस्तों। और अगर बात करें हम नृत्य करती हुई एक कांस्य मूर्ति की, वो भी कहाँ से प्राप्त हुई आपकी, मोहनजोदड़ो से। चलिए आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो दोस्तों शायद ये रिपीट हो गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगर हम बात करें जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें, तो वो आपको कालीबंगन से प्राप्त हुई। कहाँ दोस्तों, कालीबंगन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो शेर के अवशेष दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से आपको प्राप्त नहीं हुए दोस्तों। अगर हम बात करें हाथी हाथी गैंडे हाथी गैंडे चीता हाथी गैंडे चीता और भैंसा, तो दोस्तों इनके अवशेष आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेंगे दोस्तों, लेकिन शेर के अवशेष आपको सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी दोस्तों। लोहे की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी दोस्तों। अगर बात करें कांसे की, कांस्य, तांबा, इन सभी धातु की जानकारी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को थी, लेकिन लोहे की बात करें दोस्तों तो लोहे की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे दोस्तों? तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता के अंतर्गत मानी जाती है। एक क्या थी दोस्तों, यह एक शहरी सभ्यता थी दोस्तों, क्योंकि यहाँ के घर जो थे दोस्तों पक्की ईंटों, क्या दोस्तों, पक्की ईंटों से बड़ी बड़ी इमारतों को यहाँ पर उत्खनन किया गया है दोस्तों। तो अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के घर, वो ईंटों से बनाए जाते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जाता है आपके लिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था दोस्तों? तो अगर हम बात करें मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक अनार्य सभ्यता मानी जाती है क्योंकि, तो दोस्तों अगर बात करें अनार्य सभ्यता की, तो दोस्तों आर्य, क्या दोस्तों, आर्य, जो आर्य सभ्यता थी दोस्तों, इसे क्या बोला जाता है, ग्रामीण सभ्यता बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, आर्य सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता बोला जाता है दोस्तों। आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अनार्य सभ्यता थी, क्यों? क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी दोस्तों। क्या थी, यह एक शहरी सभ्यता थी दोस्तों, और आर्य लोगों का संबंध हमेशा ग्रामीण से होता है दोस्तों। तो क्या है, आर्य लोग कैसे थे दोस्तों, ग्रामीण थे, और सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, इसलिए इसे अनार्य सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न दोस्तों आपके लिए, हड़प्पा वासी किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा की बात करें दोस्तों, तो कृषि और पशुपालन जो उनके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था दोस्तों। कृषि में दोस्तों गेहूं गेहूं और जो उनकी मुख्य फसल हो जाती है दोस्तों। लेकिन अगर बात करें कपास, तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम माने जाते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके सिंधु सभ्यता से इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न थे दोस्तों, वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर कराने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।